नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 कार्यक्रम धारा प्रवाह में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी। बात करते हैं नए साल 2023 में राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी। सर बताएं क्या होगा। अभी जो हालात चल रहे हैं राजस्थान में, खास करके विधायकों के इस्तीफे वाले मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से 10 दिन में जवाब मांगा है। पहले तो 2023 की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव जी। और आज के जो हालात हैं उसमें बीजेपी का एक सर्वे, जो इंटरनल सर्वे है, उसने पहले ही कह दिया था कि अगर यही लीडरशिप रहती है कांग्रेस की, हालांकि ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना है, ओपीएस है, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं, साथ ही जहाँ से भी उनको लगता है कि यहाँ से वोट बढ़ सकते हैं वो तमाम कोशिश है। बजट में इस तरह के कई लोक लुभावन वायदे किए भी जाएंगे। लेकिन जो इंटरनल सर्वे है उसके मुताबिक अगर यही लीडरशिप रहती है कांग्रेस की तो 180 प्लस 185 सीटों का आकलन बीजेपी की तरफ से इंटरनल सर्वे में, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये भी तय हो चुका है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा उनकी तरफ से नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे और उसमें भी जो सर्वे है बीजेपी का उसके हिसाब से कांग्रेस सिंगल डिजिट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी 10 से भी कम सीटें हो सकती। 21 सीट का रिकॉर्ड पहले रहा है कांग्रेस का, जब एक सीट की वजह से नेता प्रतिपक्ष बन गया था। लेकिन इस बार उस इंटरनल सर्वे में ये बताया गया कि कांग्रेस की तरफ से वो विपक्ष में आना तो तय है ही, साथ ही उनका नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा। उससे कहीं मजबूत स्थिति में बीजेपी हनुमान बेनीवाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल को मान रही है, भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मान रही है। यानी जो 25 सीटें बचती है, 15 सीटें, उसमें वो बेहतर स्थिति में मान करके चल रही है हनुमान बेनीवाल की पार्टी को। इसी तरह से ये भी माना गया है कि अगर लीडरशिप बदलती है जी और सचिन पायलट किसी तरह से वापस मान लो वो एक लीडरशिप के साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव थोड़ा टफ होगा और उस स्थिति में बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये इंटरनल सर्वे बीजेपी का कहता है। जहाँ तक आप विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट का निर्णय था, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके लिहाज से तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उससे पहले ही जितने भी विधायक हैं उनके इस्तीफे वापस हो गए, होने शुरू हो गए हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं जी। और इस तरह का कोई विवाद कहीं पर नज़र आता नहीं है जी। इसमें हाईकोर्ट चूंकि इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकता क्योंकि एक विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार का मामला है और राजेंद्र राठौड़ इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए हैं। चूंकि बीजेपी की ओर से एक ही नेता इसमें हमलावर हैं, गुलाब चंद कटारिया ने भी पहले एक बार इस मुद्दे को कहा तो था, लेकिन बीजेपी इतनी एग्रेसिवली इस पे हमलावर नहीं है। इससे साफ लगता है सर कि मुद्दा ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा इस्तीफों वाला, क्योंकि पहले इनका सवाल था कि इस्तीफे का फॉर्मेट सही नहीं है। जब इस्तीफे दिए गए थे राजेंद्र राठौड़ ने ही ट्वीट किए थे, और अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफे वापस लेने का कोई फॉर्मेट संविधान में, कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट करती है बातें। और दूसरे चूंकि हाईकोर्ट के आदेश, राजेंद्र राठौड़ का आप एक बात तो मान के चलेंगे कि संसदीय कार्यप्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उनकी बड़ी समझ है और उनका पॉलिटिकल करियर अगर सीधे तौर पर देखें तो वो मुख्य सचेतक की भूमिका में रहे, उसके बाद में मंत्री बने, तो उनकी समझ के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि वो बड़ी समझ रखते हैं। और खुद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी, वो भी जिन नेताओं की तारीफ करते हैं उनमें राजेंद्र राठौड़ एक। इस मामले में सर जैसे इन्होंने कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो विधानसभा अध्यक्ष पर कोर्ट के आदेश लागू होते नहीं है। जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है कई बार, जैसे एक बार विधानसभा में एक पुलिस अधिकारी का मामला भी था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने उनको सदन में हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन वो हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से फैसला आने के बावजूद अंततः वो निर्णय जो है विधानसभा में ही हुआ। तो विधायिका के अपने अधिकार हैं, विधानसभा अध्यक्ष के अपने अधिकार हैं और उस पर न्यायपालिका सीधा दखल नहीं कर सकती। लेकिन कई ऐसे मौके भी आए हैं जब न्यायपालिका ने अपना काम किया है। नहीं, राजस्थान विधानसभा में 2008-9 में भी एक केस आया था जब रघु शर्मा ने अशोभनीय टिप्पणी की थी तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता पे,
और 8 PM नो CM वाला मुद्दा वहीं से खड़ा हुआ था और बाड़मेर के एक ACGM ने उसमें प्रसंज्ञान ले लिया था। तो विधानसभा ने उस पे भी विशेषाधिकार हनन का मामला माना। उत्तर प्रदेश का मामला है जिसमें 30 जजों की गिरफ्तारी के आदेश विधानसभा अध्यक्ष ने किए थे, नेहरू को इंटरवीन करना पड़ा। खैर ये लंबी सारी चीजें हैं। हम राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात करते हैं सर कि 2023 बीजेपी के लिए कैसा रहेगा इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से? कोई CM चेहरा होगा? देखिए, नहीं? बीजेपी के लिए तो ये तो स्पष्ट है ही कि बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ती नजर आ रही है जी। और जो अब तक सर्वे बीजेपी ने करवाए हैं उसमें वो बहुत कंफर्टेबल है, खास तौर पर मौजूदा लीडरशिप को लेकर। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की पहली चाहत तो ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो। नेतृत्व परिवर्तन होता है तो दो चीज़ें होगी। एक तो जो सत्ता विरोधी लहर होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो खत्म हो जाती है। साथ में नए लीडर के साथ आते हैं तो तमाम जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर बीजेपी को लगता है कि सचिन पायलट आते हैं तो कास्ट कॉम्बिनेशन बदलेंगे, 4-5 जो संभाग हैं उनमें कांग्रेस की स्थिति वापस बदल सकती है। लेकिन अगर लीडरशिप के हिसाब से कहें तो सबसे दिलचस्प देखना ये होगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको लेकर के बीजेपी क्या फैसला करती है। जी, कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा संभावना तो ये मानी जा रही है कि चुनाव सामने है तो शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन अभी तक उनको एक्सटेंशन भी नहीं दिया गया और उनका फैसला अभी तक हुआ नहीं है जी। और इस बीच कई नाम चर्चाओं में तैरने लगे हैं। खासतौर पर अभी जो सबसे नाम चर्चा में है अध्यक्ष के लिए वो है राजेंद्र गहलोत का। जी। राज्यसभा के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और उनका संगठन का बड़ा अनुभव है। पहले युवा मोर्चा में रहे, वो पार्टी संगठन में उनका काम करने का बड़ा अनुभव है। वो मदन लाल सैनी की तरह या वीरू सिंह राठौड़ की तरह वर्कर माने जाते हैं। बीजेपी में कई मूल ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको भी वो कैटर करते हैं। साथ में बीजेपी ये मान करके चल ही रही है कि नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस में हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये जो वोट बैंक है, जो अशोक गहलोत को अगर हटाया जाता है कांग्रेस से तो उस स्थिति में उस वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ने में राजेंद्र गहलोत की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा राजेंद्र गहलोत जो है वो संघ की पसंद भी है संगठन के लिहाज से देखें तो, और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको भी उनके नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। एक नाम दलित नेता के नाम पर जोगेश्वर गर्ग का है। हाँ, जो अभी उप सचेतक हैं पार्टी के और उनका भी बहुत पुराना अनुभव है। वो युवा मोर्चा से ABUP के ज़माने से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो एक नाम उनका है। जी बिल्कुल। तीसरा नाम पूर्वी राजस्थान से भजन लाल शर्मा का। सर ये जैसा मैं यहाँ काटना चाहूँगा, जोगेश्वर गर्ग वाली बात पे मैं निवेदन करूँगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के दलित नेताओं ने ये कहा है कि उनकी साफ तौर पर उपेक्षा हो रही है और उपेक्षा इस कदर हो रही है कि SC आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है और बड़े जो संवैधानिक पदों पर जाति विशेष के लोगों को काबिज कराया जा रहा है गहलोत सरकार के नेतृत्व में। तो क्या बीजेपी जोगेश्वर गर्ग वाले मामले पर इस ओर जाने की संभावना ज़्यादा नहीं लगती कि वो SC वोट बैंक को किस तरह साधे? क्योंकि राजस्थान में ST का बड़ा वोट बैंक है। पहली बार आदिवासी महिला जो हैं हमारे महामहिम बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो SC प्रदेश अध्यक्ष देकर भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस का पूरी चादर ही नहीं खींच ले जाएगी? देखिए, SC पे पूरा फोकस है कांग्रेस बीजेपी का, इसलिए लगातार बढ़ाया जा रहा है अर्जुन मेघवाल को। जी। आप जहाँ भी राजस्थान की कहीं भी बड़ी सभाएं हों, चाहे प्रधानमंत्री की अभी जो मेवाड़ में सभा हुई उसकी ले लें, मानगढ़ धाम में, उसका भी जिम्मा अर्जुन मेघवाल जी के पास था। लेकिन जो जोगेश्वर गर्ग के पक्ष में जो चीज़ जाती है वो ये जाती है कि वो दलित समाज में सॉफ्ट लीडरशिप माने जाते हैं। वो संघ से आते हैं। हाँ, RSS पृष्ठभूमि से एक्सेप्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा है। 89 में मिनिस्टर रहे वो, गौरव सिंह जी की सरकार में रहे और साथ ही उस इलाके से हैं जहां बीजेपी ने पहले से अपना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अर्जुन मेघवाल को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज उस इलाके में ये है कि देवी सिंह भाटी से उनका अदावत है। तो अर्जुन मेघवाल भी एक बड़े दावेदार हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको बड़ी जगह मिली हुई है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनको जोगेश्वर गर्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक चर्चा ये भी है कि कैलाश मेघवाल जो हैं, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको गुलाब चंद कटारिया हैं, इनको राज्यपाल बना करके भेजा जा सकता है, क्योंकि 70 का जो फार्मूला है 70+ वाला
उसमें दोनों आते हैं। और अभी जो नए राज्यपालों की जो नियुक्तियां होंगी उसमें ये संभावना है कि दोनों को राज्यपाल बनाया जा सकता है। किरोड़लाल मीणा को लेकर के ये माना जा रहा है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि वो अभी विपक्ष के तौर पर देखें तो दो लीडर ऐसे हैं जो वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। एक किरोड़लाल मीणा है और एक हनुमान बेनीवाल है। और साथ ही मेवाड़ की अगर बात करें तो वहाँ पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या रणजीत सिंह भिंडर जो हैं वो वापस उनकी बीजेपी में वापसी होती है, क्या उनको वापस जोड़ा जाता है। और अगर गुलाबचंद कटारिया को वहाँ से भेजा जाता है तो मेवाड़ में एक बड़े नेता के तौर पर रणधीर सिंह भिंडर की वापसी हो सकती है, ये संभावना नजर आती है। सर, वैश्य वोट बैंक में गुलाबचंद कटारिया एक बड़ी पकड़ रखते हैं। अभी जो ये जन आक्रोश यात्रा चल रही है, इसमें मारवाड़ का बहुधा हिस्सा ज्ञानचंद पारख, जो कि गुलाबचंद कटारिया के ही खेमे से आते हैं, वो उसको संभाल रहे हैं। ज़्यादातर सभाएं वो ले रहे हैं, चाहे भीनमाल देख लो, कल सिरोही में समापन सभा में भी वो थे। पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है, लगातार 5वीं बार वो जीत के आए हैं। तो ये लगता भी है कि गुलाबचंद कटारिया वाली बात एक विकल्प के तौर पर ज्ञानचंद पारख को तैयार करने की कोशिश ये नजर आती है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि गुलाबचंद कटारिया और कैलाश मेघवाल को राज्यपाल के पद पर भेज दिया जाए। सर, हनुमान बेनीवाल का क्या रहेगा 2023 में? मतलब देख, सबसे दिलचस्प उन्हीं की रणनीति होगी। उन पर दोनों पार्टियों से मिले होने के ना हरीश चौधरी ने ये कहा है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो अशोक गहलोत चलाते हैं। पहले अलग तरह के आरोप लगते थे हनुमान बेनीवाल पर, लेकिन हनुमान बेनीवाल के बारे में एक बात तो तय है कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस अपने हिसाब से तय की है जी। पहली बार में 3 MLA जीतना, 1 MP जीतना। हालांकि MP के चुनाव में बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसके बाद में जो उपचुनाव हुआ खींवसर का, उसमें बीजेपी के साथ थे। लेकिन वो जिस तरह से बीजेपी ने उनका साथ इसीलिए दिया कि वो प्रभावित थे, बाकी वो क्यों देते। और एक दूसरी बात उन्होंने लगातार साबित किया है कि जब जब उपचुनाव हुए हैं, और खासतौर पर जाट वोटों की जहां पर प्रेजेंस है, चाहे वल्लभनगर हो, चाहे सहाड़ा हो, सुजानगढ़ हो, सरदार शहर हो, हर जगह उन्होंने ये साबित किया कि इस वोट बैंक को अगर कोई साध सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। हालांकि कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बना रखा है, उसी समुदाय से आते हैं। इसी तरह से सतीश पूनिया जो है बीजेपी में, उनको अध्यक्ष बना रखा है, वो भी उसी समुदाय से आते हैं। लेकिन वोट बैंक जो है, जाट वोट बैंक, उस पर बड़ी पकड़ हनुमान बेनीवाल की नजर आती है, और वो रिफ्लेक्ट होती है जब मतगणना होती है उस वक्त। सर, हम बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो इस निर्णय के डिले में, और 3 जो पार्टी का कायदा तोड़ने वाले लोग थे, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल, उन पर कार्रवाई नहीं होने के कारण नैराश्य भाव में हैं कई लोग। उनको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान कहीं न कहीं अपनी कमजोरी दिखा रहा है, तो 2023 जबकि उनके पास खोने को ज्यादा कुछ है नहीं। ये तय है कि चुनाव जो होंगे अभी मौजूदा स्थितियों में, उसमें सरकार वापस आने की संभावना तो कहीं नहीं दिखती है। हालांकि तमाम फैसले कर रहे हैं गहलोत, लोगों को लुभाने के, वोट बैंक को वापस जोड़ने के, लेकिन ऐसे में उनको लगता है कि हाईकमान को एक रिस्क लेनी चाहिए, और एक 30-35 साल के लिए एक नई लीडरशिप खड़ी हो सकती है। कांग्रेस वापस उससे राजस्थान में कंटेस्ट करने की स्थिति में आ सकती है, और उन्हें तो ये भी उम्मीद है कि पायलट को अगर अभी भी बनाया जाता तो वो सरकार वापस ला सकता है। सर, अशोक गहलोत जाते साल में ये कह गए सार्वजनिक रूप से कि कुछ गलतियां हुई है, उनको भूलना चाहिए। गलतियां क्या हुई ये अभी तक हम नहीं पता चल सका है, लेकिन उनका ये कहना, उसको कैसे देखा जाए इस आने वाले साल में? देखिए, गहलोत के कहे के कई मतलब होते हैं जी। गहलोत 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर 1 कदम पीछे ले लेते हैं। जब भी हाईकमान का दबाव आता है, हाईकमान हस्तक्षेप करता है, तो वो माफीनामा कर लेते हैं। लेकिन वो लगातार हाईकमान को आंख दिखाने की मुद्रा में है, लगातार दिखा रहे हैं। हाईकमान के सामने उन्होंने पैरेलल मीटिंग करके, शांति धारीवाल के यहाँ जो मीटिंग हुई, ये कहना कि उनका गहलोत का इसमें कोई लेना देना नहीं था, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका मतलब हम राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। बिना गहलोत के इशारे के ना तो MLA इकट्ठे हो सकते हैं, ना शांति धारीवाल इतनी बड़ी रिस्क लेने वाले थे, और ख़ास तौर पर महेश जोशी तो इस तरह की मीटिंग करवा ही नहीं सकते। तो जब हाईकमान को आंख दिखा चुके हैं, उसके बाद वो वापस माफ़ीनामा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर वो अपने अंदाज में गद्दार वाली बात उठाते हैं, सचिन पायलट को गद्दार घोषित करते हैं,
एक प्रायोजित तरीके से एक इंटरव्यू होता है पाली में, और वो उससे पहले टेलीकास्ट होता है जब राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर आ रही हो राजस्थान में। उस वक्त ये उससे स्पष्ट होता है कि गहलोत कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। सर, वो पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान को छकाने की रणनीति में है, और उन लोगों का तो ये भी कहना है कि अपने नज़दीकी लोगों को उन्होंने ये संदेश साफ तौर पर दे दिया कि उनके चेहरे पर, उनके कामकाज के आधार पर ही वोट होंगे, चुनाव होंगे, और किसी तरह की लीडरशिप बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है सर, शुरुआत अपन ने की थी विधानसभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट का जो मामला चल रहा है उसको लेके। हाईकोर्ट का फैसला चूंकि यहाँ लागू होगा या नहीं ये आगे की बात है, लेकिन अब जनवरी के अंत में, अंतिम सप्ताह में विधानसभा शुरू होने वाली है, तो ये चर्चा विधानसभा में तो जोरों पे रहेगी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए एक नासूर की तरह है, पेपर लीक होना। तो इस विधानसभा में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, आपको क्या लगता है? अंतिम सवाल सर। देखिए, विपक्ष के पास इस सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, और बजट सत्र है जी। बजट सत्र को कांग्रेस अपने हिसाब से करना चाहेगी, उसकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तबकों को जोड़े वो, और उनको चुनावी बजट है तो चुनावी लॉलीपॉप भी उनको दी जाए। ओपीएस को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान ने लागू कर दी है, लेकिन केंद्र का भी सपोर्ट नहीं। केंद्र ने क्लियर इनसे कई बार अपनी बात कह दी है। साथ ही जितने लोग अभी रिटायर हुए हैं उनके पास में, कईयों के पास में अभी तक कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं हुई है, तो एक भ्रम की स्थिति उसमें भी है। पेपर लीक बड़ा मामला है, अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बेरोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा, तो ये बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक विधायकों के इस्तीफे वाली बात है, राजेंद्र राठौड़ के हाईकोर्ट जाने के बाद में निश्चित रूप से दबाव कांग्रेस पर बना, और उसके बाद में ये विधानसभा से उनके विधायकों के इस्तीफे लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मानी जा सकती है कि जो कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने अपने अंदाज में काम करना शुरू कर दिया है। यानी जो अजय माकन को लेकर के शिकायत थी, अजय माकन ने अपना इस्तीफा दे दिया, अब रंधावा वो काम करेंगे जो माकन नहीं कर पाए थे। और ज़्यादातर तो लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि मलमास खत्म होने के बाद 14 जनवरी के बाद कांग्रेस में एक बार फिर राजनीति गरमाएगी, और उसमें आर या पार का फैसला हो जाएगा। तो ये था कार्यक्रम धारा प्रवाह। हमारे साथ थे वरिष्ठ साथी शिवपाल सक्तावत जी। 2023 में राजस्थान में राजनीति के कौन से ऊंट किस करवट बैठेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे, तब तक के लिए देखिए थिंक 360।